हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का 14वें क्लास का प्रैक्टिस करवाऊंगी। इससे पहले मैं 13 क्लास का प्रैक्टिस करवा चुकी हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। आज 14वें नंबर क्लास का प्रैक्टिस होगा और आज का हमारा टॉपिक है सामान्य गर्भावस्था चिन्ह और लक्षण। प्रेगनेंसी के क्या क्या चिन्ह और लक्षण है वह हम लोग देखेंगे, और नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन के दौरान क्या क्या हम लोग देखभाल करते हैं वह भी देखेंगे, और प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या असामान्यताएं और विकृतियां आती हैं यह सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 1 से। गर्भावस्था का सबसे स्पष्ट प्रारंभिक संकेत है। इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, मासिक चक्र बंद। गर्भावस्था का सबसे स्पष्ट प्रारंभिक संकेत मासिक चक्र बंद है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। मासिक चक्र बंद होना गर्भावस्था का एक प्रारंभिक और स्पष्ट संकेत है। यदि आप गर्भवती हैं तो आपको हल्के ऐंठन का अनुभव हो सकता है। ये ऐंठन आपके पीरियड्स के दौरान होने वाली ऐंठन के समान होगी, लेकिन यह आपके निचले पेट या पीठ के निचले हिस्से में होगी। दूसरा प्रश्न है, अधिकांश घरेलू एयरलाइंस गर्भावस्था के किस सप्ताह के बाद गर्भवती माताओं को करने की अनुमति नहीं देगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 34 से 36 सप्ताह। ऐसा इसलिए है क्योंकि तीसरी तिमाही के दौरान समय से पहले प्रसव सहित गर्भावस्था की जटिलताओं को खतरा बढ़ जाता है। जब आप यात्रा करते हैं तो अपने प्रसूति रोग विशेषज्ञ के नाम और फ़ोन नंबर के साथ एक मेडिकल आईडी कार्ड ले जाएं। तो इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, 34 से 36 सप्ताह के बाद गर्भवती महिलाओं को यह करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगला प्रश्न है, किस तिमाही के दौरान स्वस्थ आदतें विकासशील भ्रूण की भलाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? किस तिमाही के दौरान स्वस्थ आदतें विकासशील भ्रूण की भलाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पहला। हालांकि पूरी गर्भावस्था का सावधानी से इलाज करना महत्वपूर्ण है, लेकिन पहली तिमाही बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। इस समय सभी आंतरिक अंग बनते हैं और भ्रूण विषाक्त पदार्थों के लिए अति संवेदनशील होता है। इसलिए पहले तिमाही के दौरान हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, 30 और 40 की आयु में महिलाएं स्वस्थ गर्भधारण कर सकती है, लेकिन उन्हें किस स्थिति का खतरा बढ़ जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। क्रोनिक थकान सिंड्रोम का खतरा बढ़ जाएगा, उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाएगा, मधुमेह का भी खतरा बढ़ जाएगा। तो यह तीनों का खतरा बढ़ सकता है, इसीलिए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। 30 से 40 की आयु में महिलाएं के लिए यह तीनों खतरा बढ़ सकता है: क्रोनिक थकान सिंड्रोम, उच्च रक्तचाप या मधुमेह। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान इनमें से कौन सा मादक पेय कभी कभी बहुत कम मात्रा में पीना सुरक्षित होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। बियर, वाइन, मिश्रित पेय या कुछ भी हमें नहीं पीना चाहिए गर्भावस्था के दौरान। यह सब पीने से और भी खतरा बढ़ सकता है, इसलिए हमें यह तीनों में से कोई नहीं पीना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही उत्तर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। गर्भवती होने पर शराब या धूम्रपान ना करें। शराब और निकोटीन बच्चे को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान कितना वजन बढ़ना सामान्य है? प्रेगनेंसी के दौरान कितना वजन बढ़ना सामान्य है, बताइए। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 28 पाउंड। 28 पाउंड जो है यह प्रेगनेंसी के दौरान इतना वजन बढ़ना सामान्य है। सामान्य ऊंचाई और वजन की महिला के लिए यह आदर्श वजन है, लेकिन लाभ 25 से 35 पाउंड तक हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान डॉक्टर इनमें से किस व्यायाम की सलाह देते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। तेज चलना, योग करना, रनिंग करना।
तीनों का सलाह प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर देते हैं। अगला प्रश्न है, व्यायाम गर्भवती शरीर को कैसे लाभ पहुंचाता है? एक्सरसाइज जो हम लोग करते हैं तो यह गर्भवती शरीर को कैसे लाभ पहुंचाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। मांसपेशियों को मजबूत करता है। एक्सरसाइज जो है यह मांसपेशियों को मजबूत करेगा, थकान कम कर देगा, तनाव भी कम कर देगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। गर्भावस्था के दौरान व्यायाम से आपको सभी फायदा होगा, भले ही आप पहले काउच पोटैटी रही हो। अगला प्रश्न है, अगर गर्भवती महिला व्यायाम के दौरान ज़्यादा मेहनत करती है तो यह भ्रूण के लिए किस तरह से बुरा हो सकता है? अगर गर्भवती महिला ज़्यादा व्यायाम के दौरान ज़्यादा मेहनत करती है तो यह भ्रूण के लिए किस तरह से बुरा हो सकता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 भ्रूण को ऑक्सीजन कम करता है। ऑक्सीजन की कमी से जब आप थका हुआ महसूस करेंगे, अतः हल्के से मध्यम स्तर पर काम करें। भ्रूण को ऑक्सीजन कम करता है, इसलिए यह भ्रूण के लिए बुरा हो सकता है। अगला प्रश्न है, मां के तनाव का स्तर भ्रूण को कैसे प्रभावित करता है? मां के तनाव का स्तर भ्रूण को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 समय से पहले जन्म का कारण बनता है। अगर माँ तनाव करेंगी तो बच्चा समय से पहले इसका जन्म हो सकता है। जन्म के समय कम वजन का कारण बच्चे का स्वभाव बदलता है। तो माँ के शरीर में तनाव का उच्च स्तरीय गर्भाशय में ऑक्सीजन को कम करता है। अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि एक माँ का उच्च तनाव बच्चे के स्वभाव और न्यूरो बिहेवियरल विकास को प्रभावित करता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे, प्रसव को कितने चरणों में बांटा गया है? प्रसव को कितने चरणों में बांटा गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। प्रसव को 3 चरणों में बांटा गया है। प्रसव को आमतौर पर 3 चरणों में बांटा जाता है। पहला चरण लगभग सबके लिए सबसे लंबा होता है। 1 घंटे से लेकर 20 घंटों के बीच तक की कोई भी अवधि सामान्य मानी जाती है। प्रसव की शुरुआत शिशु से मिलने वाले हार्मोनल ट्रिगर्स की अनुक्रिया के रूप में होती है। तो प्रसव को हम लोग 3 चरणों में बांटे हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 प्रसव को 3 चरणों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, शिशु की कौन सी ग्रंथि कॉर्टिसोन नामक हार्मोन का स्राव करती है? शिशु की कौन सी ग्रंथि कॉर्टिसोन नामक हार्मोन का स्राव करती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 एड्रीनलिन। शिशु का एड्रीनलिन ग्लैंड जो है यह विकसित होकर कॉर्टिसोन नामक हार्मोन का स्राव करना शुरू करती है। इसकी अनुक्रिया में मां के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन नामक हार्मोन का स्राव होता है और यही वे हार्मोन होते हैं जो गर्भाशय के संकुचन की प्रक्रिया आरंभ कराते हैं। तो शिशु की एड्रीनलिन हार्मोन जो है यह कॉर्टिसोन नामक हार्मोन का स्राव करती है। जन्म के क्षण बच्चे का कौन सा अंग पहले निकलता है? जन्म के क्षण बच्चे का कौन सा अंग पहले निकलता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सिर। सिर जो है यह जन्म के क्षण सबसे पहले निकलता है। आपके शिशु का सिर आमतौर पर आपकी पीठ की तरफ मुंह करके निकलता है। दाईं शिशु के गर्भनाल की जांच कर सकती हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए वह गर्दन के चारों ओर लिपटी ना हो। अगला प्रश्न है, एपिजियोटोमी की जरूरत कब पड़ती है? एपिजियोटोमी की जरूरत कब पड़ती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 प्रसव के दौरान इसकी जरूरत पड़ती है। प्रसव के दौरान यदि फोर्सेप्स का इस्तेमाल होना है तो इसे काटा जाएगा। इस चीरे को एपिजियोटोमी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसव के दौरान किस चरण में प्लेसेंटा बाहर निकलता है?
प्रसव के दौरान किस चरण में प्लेसेंटा बाहर निकलता है? तो इसका उत्तर है तृतीय चरण में प्लेसेंटा बाहर निकलता है। प्रसव का तीसरा चरण है प्लेसेंटा और झिल्लियों का बाहर निकलना। इसकी प्रक्रिया आपके शिशु के जन्म के कुछ ही मिनट बाद आरंभ हो जाती है और 10 से 20 मिनट के बीच तक जारी रहती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रसव के दौरान कहाँ पर इंजेक्शन लगाया जाता है? कहाँ पर इंजेक्शन लगाया जाता है प्रसव के दौरान? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त दोनों। जांघ में भी लगा सकते हैं और नितंब में भी लगाते हैं। तो प्रसव के दौरान आपकी जांघ या नितंब में हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे गर्भाशय संकुचित होने के लिए प्रेरित होता है। अगला प्रश्न है, प्रसव के दौरान कौन सी चीज असामान्य है? प्रसव के दौरान कौन सी चीज असामान्य है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 गर्भाशय बहुत तेजी से सिकुड़ता है। प्रसव के दौरान गर्भाशय बहुत तेजी से सिकुड़ता है और प्लेसेंटा खुद को गर्भाशय की भीतरी दीवार से अलग कर लेता है। आप प्लेसेंटा को बाहर पुश कर सकती हैं, अथवा ऐसा ना हो सके तो नर्स गर्भाशय की सुरक्षा के लिए एक हाथ आपके पेट के ऊपर रखकर प्लेसेंटा की डिलीवरी में मदद करती है, जबकि नाल दूसरे के साथ तनी हुई स्थिति में रहती है। तो प्रसव के दौरान कौन सी चीज़ असामान्य होगी? गर्भाशय बहुत तेजी से सिकुड़ता है। अगला प्रश्न है, प्रसव के किस चरण में इंजेक्शन का उपयोग नहीं किया जाता है? प्रसव के किस चरण में इंजेक्शन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 तृतीय चरण में इंजेक्शन का उपयोग नहीं किया जाता है और नाल के कटने का इंतजार किया जाता है। अगला प्रश्न है, शिशु को स्तन से दूध पिलाने की क्रिया में किस हार्मोन का स्राव शुरू होता है? शिशु को स्तन से दूध पिलाने की क्रिया में किस हार्मोन का स्राव शुरू होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव शुरू होता है। अगला प्रश्न है, नाल को उसका स्पंदन रुक जाने पर क्या किया जाता है? नाल को उसका स्पंदन रुक जाने पर क्या किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 काट दिया जाता है। नाल को उसका स्पंदन रुक जाने पर और प्रायः प्लेसेंटा के बाहर निकल आने पर काट दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। आगे देखेंगे, गर्भावस्था की असामान्यताओं के संबंध में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? कौन सा तथ्य सही है? गर्भावस्था की असामान्यताओं के संबंध में से कौन सा तथ्य सही है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। मोलर गर्भधारण, उल्बद्रव अल्पता और अति उल्बाधुकता, ये तीनों जो तथ्य हैं यह सही हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। गर्भावस्था की असमानता में उपरोक्त सभी तत्व सही हैं। मोलर गर्भधारण गर्भावस्था की एक दुर्लभ बीमारी है। अति उल्बोधकता गर्भावस्था में होने वाला एक ऐसा रोग है जिसमें उल्द्रव की अधिकता हो जाती है। करीब 100 से 8 गर्भधानों में उल्द्रव की अल्पता होती है। अगला प्रश्न है, अभिशप्त डिंब से क्या तात्पर्य है? अभिशप्त डिंब से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 भ्रूण का विकास ना हो। अभिशप्त डिंब से यह तात्पर्य है कि भ्रूण का विकास न हो। जब कोई अंडा गर्भधारण के बाद गर्भाशय की भित्ति से जुड़ तो जाता हो लेकिन उसमें भ्रूण का विकास न हो तो उसे अभिशप्त डिंब कहते हैं। अगला प्रश्न है, अभिशप्त डिंब में भ्रूण कहाँ विकसित होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 गर्भथैली के रूप में विकसित होता है। अभिशप्त डिंब में कोशिकाएं भ्रूण में विकसित होने के बजाय केवल गर्भथैली में विकसित होती है। अगला प्रश्न है, अभिशप्त डिंब किस मास में उत्पन्न होता है? किस मास में उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 तीसरे मास में उत्पन्न होता है। अभिशप्त डिंब सामान्यतः पहली तिमाही में उत्पन्न होता है जब स्त्री को पता भी नहीं होता है कि वह गर्भवती है। अटेंडेंट
अटेंडेंट गर्भाशय क्या होता है? अनवांटेड होगा। अटेंडेंट गर्भाशय क्या होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, गर्भाशय आगे होता है। अनटेवर्टेड गर्भाशय, अनटेवर्टेड गर्भाशय क्या होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, गर्भाशय आगे होता है। अनटेवर्टेड गर्भाशय आमतौर पर आगे पेट की तरफ झुका होता है। इस स्थिति में गर्भाशय को अनटेवर्टेड या अनटेफ्लेक्स्ड कहा जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, गर्भाशय ग्रीवा की अक्षमता किसे कहते हैं? गर्भाशय ग्रीवा की अक्षमता किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, असामयिक विस्फारण। कभी कभी गर्भाशय ग्रीवा का असामयिक विस्फारण यानी योनि वाले भाग का सिकुड़ना और भित्तियों का पतला होना प्रसव क्रिया के कारण न होकर ग्रीवा की रचनात्मक शिथिलता के कारण होता है। इसे गर्भाशय ग्रीवा की अक्षमता कहते हैं। अगला प्रश्न है, रेट्रोवर्टेड गर्भाशय क्या होता है? रेट्रोवर्टेड गर्भाशय क्या होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, गर्भाशय पीछे होता है। यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, गर्भाशय पीछे होता है। रेट्रोवर्टेड गर्भाशय का अर्थ है गर्भाशय पीछे होता है। रेट्रोवर्टेड गर्भाशय तब होता है जब गर्भाशय पीछे रीढ़ की तरफ झुका होता है। इस तरह के गर्भाशय से शिशु के विकसित होने की प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ता। हालांकि इस स्थिति में हो सकता है कि आपका पेट अन्य महिलाओं की तुलना में बाद में बढ़ा हुआ लगे। अगला प्रश्न है, अति उल्बोधकता को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? अति उल्बोधकता को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, पॉलीहाइड्रीमोनियास। पॉलीहाइड्रीमोनियास जो है इस नाम से अति उल्बोधकता को भी जाना जाता है। अति उल्बोधक अवस्था में होने वाले एक ऐसा रोग है जिसमें उल्ब द्रव की अधिकता हो जाती है। इस उल्द्रव विकार या पॉलीहाइड्रोमनस के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। सामान्य गर्भावस्था में निषेचित अंडे में पिता के क्रोमोसोम होते हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 23। सामान्य गर्भावस्था में निषेचित अंडे में पिता के क्रोमोसोम 23 होते हैं। इसमें 23 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, परंतु एक संपूर्ण मोलर गर्भधारण की स्थिति में निषेचित अंडे में माता का कोई क्रोमोसोम मौजूद नहीं होता, पर पिता के शुक्राणुओं की संख्या दोगुनी हो जाती है, जिससे पिता के क्रोमोसोम की संख्या भी दोगुनी हो जाती है। इस तरह निषेचित अंडे में पिता के क्रोमोसोम के 2 सेट आ जाते हैं और माता का एक भी क्रोमोसोम नहीं होता है। यह हुआ आपका मोलर गर्भधारण की स्थिति का। और सामान्य गर्भावस्था में निषेचित अंडे में पिता के 23 तथा माता के 23 क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न और सबसे अंतिम प्रश्न है, मोलर गर्भाधान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मोलर गर्भाधान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, हाइडेटिफॉर्म मोल। मोलर गर्भधान को हाइडेटिफॉर्म मोल के नाम से भी जाना जाता है। मोलर गर्भधान को कभी कभी हाइडेटिफॉर्म मोल भी कहते हैं, जो गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर्स नाम की स्थितियां के समूह का एक हिस्सा है। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी एएनएम की तैयारी करने वाली छात्राओं को लाभ हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।